पहले यूएस ने कहा कि वो किसी भी यूरोपियन देश को अमेरिका के कॉन्टिनेंट के अंदर नई कॉलोनी नहीं बनाने देंगे। और जैसे जैसे यूरोपियन देशों का इन्फ्लुएंस अमेरिका से कम हुआ, वैसे वैसे यूएस ने अपना टेरिटरी और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया। ये कहानी है मनरो डॉक्ट्रिन की। कहानी शुरू होती है लेट 1700 से। आप शायद जानते होंगे कि साल 1776 में 4 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे साइन किया था। यहाँ कुछ अमेरिकन लीडर्स आए थे, उन्होंने मिलकर एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया और ये एक तरह से अनाउंस कर दिया कि अब वो ब्रिटिश से आज़ाद है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद भी ब्रिटेन और यूएस में अभी लड़ाई चल रही थी। यूएस के अंदर ब्रिटेन फाइनली यूएस से निकले थे 7 साल के बाद, यानी साल 1783 में। नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में जब भी आप अमेरिका वर्ड सुनते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में यूएस ही आता है, यूनाइटेड स्टेट्स। बट अमेरिका टेक्निकली देखा जाए तो 2 कॉन्टिनेंट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका जिसमें 3 मेन देश हैं, यूएस, कनाडा और मेक्सिको, और साउथ अमेरिका जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना है और बाकी बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। अब लेट 1700s में यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ अमेरिका के जितने भी कंट्रीज थे, जितनी भी टेरिटरीज थी, उनमें कोई खास संबंध नहीं थे। उसका कारण ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स का पहली चीज तो उनकी भाषा अलग थी। यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलने वाले थे और लैटिन अमेरिका में ज्यादातर वो कॉलोनीज थी, वो टेरिटरीज थी जहां पे स्पेनिश या पोर्चुगीज बोली जाती थी। तो भाषा इनकी अलग थी, फिर इनका कल्चर भी अलग था। यूनाइटेड स्टेट्स का कल्चर ज्यादातर ब्रिटिश लोगों से इंस्पायर्ड था, उनसे इन्फ्लुएंस था। पर लैटिन अमेरिका का कल्चर स्पेनिश और पोर्चुगीज लोगों से इन्फ्लुएंस था। फिर धर्म में भी कुछ अंतर था। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स और लैटिन अमेरिका ज्यादातर क्रिश्चियन ही थे, पर यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे और लैटिन अमेरिका में ज्यादातर लोग कैथलिक क्रिश्चियंस थे। तो इसीलिए लेट 1700s तक इन दोनों में कोई खास संबंध थे नहीं। पर साल 1808 में एक ऐसा इवेंट हुआ जब चीजें बदली। 1808 में फ्रांस के एम्परर नेपोलियन ने स्पेन को इन्वेड कर दिया और उस समय स्पेन के राजा थे किंग फर्डिनेंड VII। तो जब ये इन्वेजन हुआ तब जो स्पेन की कॉलोनीज साउथ अमेरिका में थी, उनके जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे, उनके जो क्रांतिकारी थे, उनको लगा कि ये मौका है, अब हमको स्पेन से अलग हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक रिवोल्यूशन शुरू हो गया स्पेन के खिलाफ। 1808 में नेपोलियन ने इन्वेजन किया था। उसके 4 साल तक रिवोल्यूशंस इतने कामयाब हो गए थे कि ज्यादातर साउथ अमेरिकन देशों ने एक तरह से सरकार अपने हाथ में ले ली थी। हालांकि ऑफिशियली ये भी चेंज नहीं आया था, डी फैक्टो गवर्नमेंट रिवोल्यूशनरी चला रहे थे, उन्हीं लोग के हाथ में सारे कंट्रोल था। पर ऑफिशियली अभी भी स्पेन ने इन कॉलोनीज को अलग नहीं किया था। पर क्योंकि अब साउथ अमेरिका में एक रिवोल्यूशनरी भावना चल रही थी और रिपब्लिक लोग बनाना चाह रहे थे, डेमोक्रेसी बनाना चाह रहे थे, इसीलिए ब्रिटेन और यूएस ने इनके साथ ट्रेड बढ़ाना शुरू किया। वेनेजुएला में एक बार एक अर्थक्वेक आया था, तो यूएस ने वहां पैसे भेजे ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जिनको इस अर्थक्वेक से नुकसान हुआ है। इनफैक्ट चिले का जो पहला न्यूज़पेपर था वो स्टार्ट किसने किया था? यूएस के 2 एंटरप्रेन्योर्स ने। तो कहने का मतलब ये है कि 1808 के पहले तक यूएस और लैटिन अमेरिका में कोई खास रिलेशंस नहीं थे, पर 1812 के बाद ये रिलेशंस धीरे धीरे बिल्ड होने शुरू हुए। पर एक बार फिर से कहानी में ट्विस्ट आया। साल 1814 में स्पेन के राजा किंग फर्डिनेंड वापस गद्दी पे आ गए और उन्होंने आते ही ये मन बनाया कि साउथ अमेरिका में जितनी भी टेरिटरीज उनके हाथ से निकली हैं, उनको वापस उनको कब्जा करना है। और इस काम को करने के लिए उन्होंने साउथ अमेरिका में एक बड़ी आर्मी और अपनी एक नेवी की फ्लीट भेजी। और इस स्पेनिश आर्मी ने मिलकर ज्यादातर कॉलोनीज जो आजाद होने की कोशिश कर रही थी और मोर और लेस अपनी गवर्नमेंट खुद चला रही थी, उनको अपने कंट्रोल में कर लिया, एक्सेप्ट ला प्लाता, जिसको आज हम अर्जेंटीना कहते हैं। तो 1816 तक ज्यादातर साउथ अमेरिकन कॉलोनीज वापस स्पेन के कंट्रोल में आ गई। पर फिर भी साउथ अमेरिका के अंदर जो रिवोल्यूशन की भावना चल रही थी, उनके क्रांतिकारी जो थे वो अभी भी एक्टिव थे। खासकर होजे सान मार्टिन, साइमन बोलिवर और बर्नार्डो ओ हिगिंस लगातार कोशिश कर रहे थे कि स्पेनिश लोगों को यहां से बाहर निकाला जाए। और 1818 तक ज्यादातर कॉलोनीज वापस इन रेवोल्यूशनरीज के हाथ में आ गई और अब उनको यूनाइटेड स्टेट्स से ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन चाहिए था। यानी वो यूएस से ये उम्मीद कर रहे थे कि यूएस इस बात को माने कि ये कॉलोनीज अब आजाद देश हैं और स्पेनिश कंट्रोल के नीचे नहीं है। जब भी किसी देश में कोई मेजर चेंज आता है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट को एक रेवोल्यूशन करके हटा दिया गया और जब नए लोग पावर में आते हैं तो उनका पहला काम जनरली ये होता है कि आसपास के जो इंपॉर्टेंट देश हैं, वो देश इस देश की नई गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करें, उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दें। यानी इस बात को माने कि जो नई गवर्नमेंट है वो लेजिट गवर्नमेंट है, उसके साथ हम बातचीत करेंगे, ट्रेड करेंगे, बाकी सारी चीजें, सारी डील्स करेंगे। अगर ये रिकॉग्निशन नहीं मिलता, इसका मतलब बाकी देश इस बात को नहीं मान रहे हैं कि जो नई सरकार यहां बनी है वो लेजिटिमेट है। इसीलिए आप आज भी देखिए
अगर किसी भी देश में कोई रिवोल्यूशन होता है या तख्ता पलट होता है और नई सरकार पावर में आती है, तो आते ही वो कोशिश करते हैं कि इंडिया से, यूएस, चाइना, रशिया से, इन सारे कंट्रीज से ऑफिशियल रिकॉग्निशन उनको मिले। और यही कोशिश उस समय साउथ अमेरिकन कॉलोनीज भी कर रही थी कि उनको यूएस से रिकॉग्निशन मिले। यूएस में कुछ लोग इनका सपोर्ट भी कर रहे थे। इसमें सबसे बड़े लीडर थे यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर हेनरी क्ले। वो ये कह रहे थे कि 18 मिलियन लोग हमारे इतने नज़दीक रहते हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं स्पेन से लड़ने की, मोनार्की से लड़ने की, ऑपरेशन से लड़ने की। हमको उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको ऑफिशियल रिकॉग्निशन देना चाहिए। पर उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे जेम्स मनरो और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, उस पोजीशन पे थे जेम्स क्विंसी एडम्स। और ये दोनों लोग इस रिकॉग्निशन को देने से थोड़ा घबरा रहे थे। उनको ये लग रहा था कि अगर हमने इनको रिकॉग्निशन दे दिया, इसका मतलब इस बात को मान लिया कि अब ये आज़ाद हो चुके हैं और स्पेन के कंट्रोल में नहीं है। हालांकि उस समय तक स्पेनिश एम्पायर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, पर फिर भी उनके यूरोप में कुछ ऐसे एलाइज थे जो कि यूएस के लिए फिर तकलीफ कर सकते हैं। और फिर इसीलिए अल्टीमेटली यूएस की कांग्रेस ने एक न्यूट्रलिटी एक्ट पास कर दिया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि लैटिन अमेरिका में जो भी कुछ हो रहा है वो स्पेन और उनके बीच में है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी झंझट हैं, वो आप आपस में सुलझा लो। उसी साल फिर जेम्स मनरो ने ब्रिटेन से बात की और उनसे पूछा कि क्या ब्रिटेन और हमको मिलके एक जॉइंट डिक्लेरेशन करना चाहिए क्या, कि हम किसी भी यूरोपियन ताकत को लैटिन अमेरिका में नहीं आने देंगे। आपको इस बारे में क्या लगता है? ब्रिटेन ने कहा नो थैंक यू, हमको इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ब्रिटेन ये सोच रहे थे कि अगर हमने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट कर दिया तो हमारे स्पेन के साथ रिलेशंस खराब हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्यों इंटरनेशनल रिलेशंस इतने मुश्किल होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एक तरफ ब्रिटेन लगातार इन लैटिन अमेरिकन कॉलोनीज से ट्रेड कर रहे थे, खूब पैसा कमा रहे थे, पर दूसरी तरफ अगर वो उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लें कि हाँ ये आज़ाद देश है, तो प्रॉब्लम ये थी कि वो ऐसे देशों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जो मोनार्की के खिलाफ, यानी राजाशाही के खिलाफ लड़ के आज़ाद हुए हैं। अब ब्रिटेन में खुद तो मोनार्की थी और ब्रिटेन के बिल्कुल नज़दीक उनके एम्पायर का हिस्सा था जहाँ पे आयरिश लोग रहते थे, और वो कह रहे थे कि हमको आयरलैंड देश अलग करिए और रिकॉग्नाइज करिए कि एक नया देश है। तो ब्रिटेन के लिए समस्या वही थी, विडंबना यही थी कि अगर वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं लैटिन अमेरिका को, तो आयरिश लोग बोलेंगे कि हमको रिकॉग्नाइज करो। और इसीलिए ब्रिटेन ने स्पेन से बात करने की कोशिश की, उनको थोड़ा सा पटाने की कोशिश की कि ठीक है, आप इनको आज़ाद मत करिए, इनको आप ऑटोनॉमी दे दीजिए, मतलब लैटिन अमेरिकन कॉलोनीज सारा अपना बिजनेस, अपना गवर्नमेंट खुद से चलाएं, बट अल्टीमेटली स्पेनिश क्राउन के नीचे रहेंगे, इतना उनको आप अलाउ कर दीजिए। पर स्पेनिश किंग फर्डिनेंड इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जैसा रिवोल्यूशन के पहला था कंप्लीट कंट्रोल, जैसा मेरा कंट्रोल कॉलोनीज के ऊपर रिवोल्यूशन के पहले था, बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल मुझे आज भी चाहिए। पर राजा जी के सपने पूरे नहीं होने वाले थे, क्योंकि साल 1822 में एक मेजर डेवलपमेंट हुआ। पेरू और मेक्सिको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स बन गए और ब्राजील भी पोर्चुगल से आजाद हो गया था। और ये जो रिवोल्यूशन की भावना चल रही थी साउथ अमेरिका में, वो फैल के यूरोप में पहुंच चुकी थी। इनफैक्ट स्पेन के अंदर भी अब राजा के खिलाफ रिवोल्यूशन होने लगे थे। ज्यादातर साउथ अमेरिकन कॉलोनीज अब स्पेन के हाथ से निकल चुकी थी, और इसीलिए इसी साल में मार्च के महीने में जेम्स मनरो, यूएस के प्रेसिडेंट, ने कहा कि चलो ठीक है, हम भी आपको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। और इसीलिए उन्होंने चिले, पेरू, कोलंबिया और मेक्सिको को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे दिया। और ब्रिटेन ने अभी भी रिकॉग्निशन नहीं दिया था, क्योंकि ब्रिटेन के अपने बैकयार्ड में आयरिश लोग लगातार बवाल कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमको रिकॉग्निशन दो, हमको आजाद करो। पर ब्रिटिश मिनिस्टर कैनिंग ये बात समझ रहे थे कि अगर अब यूएस ने इन सारे देशों को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया है, तो यूएस का दबदबा इन पे बढ़ने लगेगा और यूएस एक डोमिनेंट पावर इस एरिया में हो जाएगा। और ये चीज ब्रिटेन को मंजूर नहीं थी, क्योंकि ब्रिटेन हालांकि यूएस से बाहर आ गए थे, पर अभी भी वो लोग नॉर्थ अमेरिका में थे। उनका कनाडा में एक बहुत बड़ा एरिया था, तो वो नहीं चाहते थे कि यूएस इतना पावरफुल अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में हो जाए। और अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे यूएस, ब्रिटेन और स्पेन के अलावा एक और यूरोपियन देश था, और ये था फ्रांस। नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे हिस्से पे अभी भी फ्रांस का कंट्रोल था, और इसीलिए ब्रिटेन नहीं चाहते थे कि फ्रांस अपना कंट्रोल अब लैटिन अमेरिका में भी लेके जाए, और ये सेम चीज यूएस भी नहीं चाहते थे। तो ये एक कॉमन बात थी ब्रिटेन और यूएस के बीच में, कि दोनों नहीं चाहते थे कि फ्रांस अपना कंट्रोल लैटिन अमेरिका में पहुंचाए। इसीलिए अब ब्रिटिश मिनिस्टर कैनिंग ने यूएस के पास एक मैसेज पहुंचाया। जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव लंदन के अंदर थे, उनको ये कहा कि क्या आप और हम, यानी यूएस और ब्रिटेन मिलके एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करें क्या? हम ऐसा कहें क्या कि कोई भी यूरोपियन देश अब अमेरिका के अंदर, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं आना चाहिए। ये चीज पहले यूएस के प्रेसिडेंट जेम्स मनरो ने ऑफर की थी कुछ सालों पहले, और तब ब्रिटेन ने मना किया था। इस ऑफर को सुनने के बाद
यूएस के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि अरे आप पहले साउथ अमेरिका की कॉलोनीज को रिकॉग्नाइज तो करिए, पहले ये तो कहिए कि वो इंडिपेंडेंट देश हैं। अब ये चीज कैनिंग करना नहीं चाहते थे क्योंकि वही आयरलैंड वाला कंसर्न था, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने उस समय उस बात को छोड़ दिया। पर फिर भी यूएस के उस रिप्रेजेंटेटिव ने यूएस के प्रेसिडेंट के पास ये बात पहुंचाई कि ब्रिटेन ऐसा एक ऑफर कर रहे हैं कि वो एक जॉइंट डिक्लेरेशन करना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट मनरो ने अपने कैबिनेट से बात की, मिनिस्टर से बात की, उनके एक्स प्रेसिडेंट से बात की कि आपको क्या लगता है कि हमको ब्रिटेन के साथ ये जॉइंट डिक्लेरेशन करना चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के साथ हाथ मिलाना अच्छा है क्योंकि वो एक पावरफुल नेवी रखते हैं, इनफैक्ट दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री आप कह सकते हैं कि उस समय ब्रिटेन के पास थी, तो इनके साथ हाथ मिलाने में कोई बुराई नहीं है। पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडम्स का ये कहना था कि हमको ब्रिटेन के साथ ऐसा डिक्लेरेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम जो टेक्सास को अपने साथ मिलाना चाहते हैं उसमें फिर तकलीफें आएंगी। और उसके ऊपर से अगर हमने ब्रिटेन के साथ हाथ मिला लिया तो दुनिया ये कहेगी कि आगे आगे चल रही है ब्रिटिश की बड़ी शिप और पीछे चल रही है यूएस की एक छोटी सी शिप। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको ये डिक्लेरेशन करना है पर ब्रिटेन से अलग रख के करना है। तो सारी बातों पे विचार करने के बाद मनरो ने 2 दिसंबर 1823 को यूएस की कांग्रेस के सामने एक स्पीच कही, और स्पीच में उन्होंने जो बातें कही थी उसी को आज हम मनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं। इस डॉक्ट्रिन के कुल मिला के 3 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था, इसके आगे अब यूरोप का कोई भी देश अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे आके कोलोनाइजेशन नहीं करेगा। यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो फ्यूचर कॉलोनाइजेशन की बात कर रहे थे, यानी अगर आपकी ऑलरेडी कॉलोनीज है फिर तो ठीक है, पर फ्यूचर में मत सोचना कि आप यहां पे आके कोई नई कॉलोनी बना सकते हो। और ये पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिला के कहीं पे भी आपको नई कॉलोनीज फ्यूचर में नहीं बनानी है। दूसरी बात, कोई भी यूरोपियन देश इस पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट की गवर्नमेंट्स के बीच में घुसने की कोशिश नहीं करेगा, कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। और तीसरी बात, क्योंकि यूरोप यहां पे इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो यूएस भी किसी भी यूरोपियन मैटर में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये जो 3 पॉइंट्स उन्होंने कहे थे इसको मिला के मनरो डॉक्ट्रिन कह दिया जाता है। यूएस प्रेसिडेंट की इस स्पीच के बाद यूएस की जनता ने इस स्पीच की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब हमारा देश एक रिपब्लिकन आइडिया को कैसे प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और ये अच्छी बात है कि हम ये कह रहे हैं कि हम यूरोपियंस को यहाँ पे नहीं आने देंगे। और साउथ अमेरिकन कॉलोनीज ने भी देखा कि अगर यूएस जैसा देश ऐसा कह रहा है कि वो यूरोपियन पावर को यहाँ नहीं आने देंगे और अगर कोई आता है तो हम उनसे लड़ाई करेंगे, तो ये अच्छी बात है क्योंकि यूएस का साथ हमको मिलेगा। यूएस की जनता इस स्पीच को भूल भी गई थी। ये जो नाम है मनरो डॉक्ट्रिन, ये इस स्पीच के 20 साल के बाद पड़ा जब पहली बार यूएस के एक दूसरे प्रेसिडेंट पोक ने इस डॉक्ट्रिन को इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि हमको टेक्सास को यूएस के साथ जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेक्सास में एक यूरोपियन पावर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है, तो वो इंटरफेयर ना करें इसलिए टेक्सास को हम अपने साथ जोड़ लेंगे। तो देखिए, मनरो ने जब ये डॉक्ट्रिन कही थी, जब उन्होंने ये 3 पॉइंट्स रखे थे, तो उनका मकसद था पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट को बाहर के इन्फ्लुएंस से बचाना और सारे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जितने भी देश हैं उनकी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना। वो साउथ अमेरिकन कॉलोनीज के साथ इतनी सहानुभूति इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि उनको इस बात का एहसास था कि जैसे यूएस ने यूके से इतने समय तक लड़ाई की, स्ट्रगल करके आज़ाद हुए हैं, वैसे ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर से यूएस में भी एक डेमोक्रेसी थी, ये भी डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक सिमिलर सिस्टम है, सिमिलर आइडियोलॉजी है, तो उनको सपोर्ट करना बनता है। पर 1845 में जब यूएस ने टेक्सास को ऑफिशियली अपने साथ मिलाया तो भी इसी डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया था। ओरिजिनल इंटेंट कुछ और था डॉक्ट्रिन का, पर अब इस डॉक्ट्रिन को अलग तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रेसिडेंट पोक ने तो यह भी कहा था कि यूएस की जनता का ये अधिकार है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था मैनिफेस्ट डेस्टिनी का, कि यूएस की जनता की ये डेस्टिनी है कि पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे वो अपना एक्सपेंशन करें। इसके आगे आने वाले सालों में यूएस के अलग अलग प्रेसिडेंट्स ने इस सेम डॉक्ट्रिन को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया और अपना काम करवाने के लिए अलग तरह से इस्तेमाल किया। 1845 में उन्होंने टेक्सास को एनेक्स किया, फिर 1870 में उन्होंने इस डॉक्ट्रिन में एक नया टर्म लगा दिया, नो ट्रांसफर का, यानी अगर किसी यूरोपियन देश की अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के अंदर कोई कॉलोनी है तो वो बिना यूएस से परमिशन लिए उस कॉलोनी को किसी दूसरे देश को ट्रांसफर नहीं कर सकते। पूरे टाइम यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट था या जो प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहा था, प्रेसिडेंट का विरोध करने की कोशिश कर रहा था, वो इसी डॉक्ट्रिन को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों के सामने रखता था। कोई ये कहता था कि इस डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि हमको साउथ अमेरिकन नेशंस को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, उनमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। पर कोई ये कह रहा था कि डॉक्ट्रिन ये कहती है कि हमको यूरोपियन देशों को दखलंदाजी नहीं करने देनी है, खुद तो हम कर ही सकते हैं ना, खुद तो हम उनके पड़ोसी हैं। और इसका अल्टीमेट कदम यूएस ने तब उठाया जब साल 1904 में यूएस के प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने इस डॉक्ट्रिन में एक नया पूरा सेगमेंट ऐड कर दिया। इसको आज रूजवेल्ट कोरोलरी कहते हैं। उन्होंने कहा
कि यूएस की अब ये जिम्मेदारी है कि पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे उनको शांति बनाए रखनी है और इसके लिए वो बाकी साउथ अमेरिकन देशों को उनकी गवर्नमेंट्स में इंटरफेयर कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ओरिजिनल जो डॉक्ट्रिन थी उसको कितनी बुरी तरह बदल दिया गया। ओरिजिनल डॉक्ट्रिन क्या थी कि साउथ अमेरिकन देशों को अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रखनी है और कोई उनको इंटरफेयर ना करे। अब ये कह रहे थे कि यूएस के पास अधिकार होगा इंटरफेयर करने का, क्योंकि वैसे ही हम इस पूरे कॉन्टिनेंट में पीस और स्टेबिलिटी बना के रख सकते हैं। इसके बाद यूएस ने जब भी किसी साउथ अमेरिकन देश के साथ उलझन की, कोई इंटरफेरेंस किया, तो बार बार इसी कॉलोनी को और इसी डॉक्ट्रिन को कोट करते थे। वो कोई भी साउथ अमेरिकन कंट्री में दखलंदाजी करने से पहले अपनी जनता को और कांग्रेस के सामने ये कहते थे कि ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो मनरो डॉक्ट्रिन कहती है, ये तो उन्होंने कहा हुआ है, मैं तो उसी चीज को यूज कर रहा हूँ। और बाद में जो कोरोलरी लगा दी उसको यूज कर करके तो आगे आने वाले सालों में क्या क्या किया है। 1980s में यूएस के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन और उस समय यूएस के बिल्कुल साइड में एक छोटा सा देश है निकारागुआ। वहां पे जो गवर्नमेंट थी उसके साथ रोनाल्ड रेगन की एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे रिलेशन नहीं थे। तो उस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उनको पावर से हटाने के लिए जब यूएस वहां इन्वॉल्व हुआ तो रोनाल्ड रेगन ने यूएस की जनता को कहा कि मैं वहां पे इसलिए इन्वॉल्व हो रहा हूं क्योंकि मनरो डॉक्ट्रिन में कहा गया है कि अगर कोई यूरोपियन पावर यहाँ पे आने की कोशिश करती है अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे तो हमारे पास ये अधिकार होगा कि हम वहां पे इंटरफेरेंस कर सकते हैं। और रोनाल्ड रेगन ये कह रहे थे कि सोवियत यूनियन जो कि यूरोप में है वो यहाँ पे आके निकारागुआ में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे घुस रहा हूँ। जब मैं इस मनरो डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ रहा था तो जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो यही थी कि जब कोई बड़ा लीडर या कोई बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति कोई एक स्टेटमेंट कहता है, उस समय उस स्टेटमेंट का जो मतलब होता है उसके आने वाले टाइम में लोग उस स्टेटमेंट को कैसे अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करते हैं और कहते क्या हैं कि अब हम जो कह रहे हैं वो हमारा स्टेटमेंट नहीं है, वो तो उन भाई साहब ने कहा था ना, उन महान लीडर ने कहा था, हम तो उनकी बात रिपीट कर रहे हैं, तो आप हमको विरोध कैसे कर सकते हो। इस बात का मनरो डॉक्ट्रिन से अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता कि कैसे आप ओरिजिनल बात को तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो। अब वो चाहे वो फायदे मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हो या चाहे स्ट्रेटेजिक से हो। चलिए टेक्सास का एग्जांपल देखते हैं। साल 1821 में मेक्सिको आजाद हो गए थे स्पेनिश एम्पायर से, तो अब उनके पास टेक्सास उनके हाथ में आ गया था। तो उन्होंने क्योंकि देखा कि टेक्सास में बहुत बड़ा एरिया है और वो पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं रहता वहाँ पे, और बहुत सारे इंडियंस नेटिव्स लोग हैं जो टेक्सास के लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे। तो उन्होंने यूएस के लोगों को कहा कि अगर आपको व्यापार करना है, अगर आपके पास स्लेव्स हैं और आपको तकलीफ हो रही है वहाँ पे, तो आप यहाँ पे आके बसिए, टेक्सास में इतना खाली एरिया है, पूरा आप उसको इस्तेमाल करिए। ये सारी चीज़ें मेक्सिको की गवर्नमेंट जो भी बिल्कुल नई नई आज़ाद हुई थी वो कर रही थी यूएस के लोगों को यहाँ पे आकर्षित करने के लिए कि आके वो टेक्सास में बसें। तो यूएस के भी लोग थे, उनको लगा कि हाँ टेक्सास भी बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक है और वहाँ बहुत एरिया मिलेगा, हमको वहाँ बहुत सस्ता एरिया मिलेगा। वहाँ ज़मीन के प्राइसेस उस समय मेक्सिको ने बहुत कम करके रखे थे। तो टेक्सास में धीरे धीरे यूएस के सेटलर्स आके बसने लगे, पर अब उनको तकलीफ ये हो रही थी कि उनको आदत थी यूएस की गवर्नमेंट की। अब जो मेक्सिको की गवर्नमेंट थी वो तो बहुत इन्फ्लुएंस थी अपने स्पेनिश कल्चर से, और उनके कुछ ऐसे रूल थे, कुछ धर्म को लेके, कुछ बाकी बातों को लेके, जिससे ये सेटलर्स परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमको आपकी बातें नहीं माननी है, और उन सेटलर्स ने अब ये कहा कि टेक्सास जिसमें हम आके बसे हैं वो एक्चुअली हमारा है, हमको मेक्सिको के साथ नहीं रहना। तो फिर उन्होंने मेक्सिको से लड़ाई की थी और उस लड़ाई में यूएस ने टेक्सास की मदद की थी और अल्टीमेटली टेक्सास इस लड़ाई में जीते और 1836 में टेक्सास मेक्सिको से अलग हो गए। और आप इस बात को यकीन मानिए कि आज टेक्सास एक यूएस का स्टेट है, पर 1836 में आज़ाद होने के बाद टेक्सास एक आज़ाद देश था, रिपब्लिक ऑफ टेक्सास। 1836 में वो आज़ाद हुए और इसके तुरंत बाद वो कोशिश कर रहे थे यूएस के साथ मिलने की, पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि टेक्सास के यूएस सेटलर्स के पास बहुत सारे स्लेव्स थे, गुलाम थे, और वो ये कह रहे थे कि ये गुलाम हमारी प्रॉपर्टी हैं और अगर हम यूएस के साथ मिलते हैं तो हम अपने गुलामों को अलग नहीं करेंगे, वो हमारी प्रॉपर्टी रहेंगे और हम स्लेव ट्रेड करते रहेंगे। इसी वजह से यूएस के साथ वो मिल नहीं पा रहे थे, पर अल्टीमेटली इन लोग की बात बनी, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, नेगोशिएशन हुआ, और अल्टीमेटली 1845 में यूएस ने कह दिया आ जाओ भाई, आप हमारे एक स्टेट बन जाओ। और इसी के साथ टेक्सास फिर यूएस का स्टेट बन गया। और आज टेक्सास अगर आप देखिए तो यूएस का सबसे बड़े स्टेट्स में से एक है, वहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतना ज़्यादा जीडीपी यूएस का टेक्सास से ही आता है। हिस्ट्री को पढ़ने की ये एक बहुत अजीब विडंबना है कि आप जब भी कोई हिस्टोरिकल इवेंट पढ़ रहे होते हो तो आप पढ़ रहे हो तो आज प्रेजेंट में बैठ के, जब आपको उस इवेंट के बारे में पता चल रहा है जो कि कब का हो चुका है। वो इवेंट हुआ था 100 साल पहले, उस
इवेंट के बाद क्या घटनाएं हुई, उस इवेंट का क्या रिजल्ट निकला, उसके क्या प्रभाव पड़े सोसाइटी में, ये सब आपको आज पता है, इसलिए आप कह रहे हो कि अरे वो तो उसने गलत किया, वो तो उसने सही किया। पर क्या आज अगर आपके सामने वो सिचुएशन होती तो क्या आप कुछ अलग फैसला करते? तो इसीलिए जब भी मेरे सामने किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में या किसी हिस्टोरिकल वॉर के बारे में कोई इंसान ये कहता है कि कैसे उस समय के लीडर्स ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, कैसे उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया जो कि इतना ऑब्वियसली रॉन्ग था, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क आता है, अगर आप उस जगह पे होते तो क्या आप सही फैसला ले लेते? और अगर आप ये इंसिस्ट कर रहे हो कि आप सही फैसला ले लेते, तो इस इंसिस्टेंस का बेसिस क्या है? किस बिना पे आप ये कह रहे हो कि आप सही फैसला ले लेते? आप इस बिना पे कह रहे हो कि आज आपके पास सारा हाइंडसाइट है, सब पता है आपको कि उस फैसले का, उस वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, क्या गलतियां हुई इस वॉर के दौरान, क्या गलत फैसले लिए गए, उस सब की नॉलेज के बाद आप ये कह रहे हो कि ये फैसला कितना आसान था। पर यकीन मानिए, अगर आप उस जगह पे होते जहां पे एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा था, तो आपके लिए भी वो फैसला उतना आसान नहीं होता जितना आपको आज यहां बैठ के लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।